नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और आज हम बात करने वाले हैं सम्राट पृथ्वीराज फिल्म के बारे में। ये एक ऐसी फिल्म है जो बहुचर्चित है, 3 भाषाओं में बनी है, करीब 300 करोड़ रुपए की फिल्म है और 18 साल तक इसके लिए रिसर्च किया गया है। ऐसा दावा है चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का। इस फिल्म को लेकर आज बहुत सारी प्रतिक्रियाएं लोगों के मन में आ रही हैं। एक वर्ग है जो इस फिल्म का बहुत इस्तकबाल कर रहा है और ये कह रहा है कि फिल्म बहुत अच्छी है, और एक वर्ग ऐसा भी है जिसे ये फिल्म बहुत पसंद नहीं आई है। उस वर्ग का कहना है कि ये फिल्म अतिरंजना से युक्त है। किसी ने कहा कि ये फिल्म केसरिया झंडे के तले जुबां केसरी बोलने वाले एक हीरो की है। इस फिल्म को पहले अमित शाह देख चुके हैं और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ये फिल्म देखी है और इस फिल्म को कर मुक्त भी किया है। तो इस पर भी बहुत प्रतिक्रियाएं हो रही है। फिल्म का एक तकनीकी पहलू बहुत जबरदस्त है, जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही अच्छा अच्छा तकनीकी पक्ष इस फिल्म में है और जो फिल्म की भव्यता प्रदान की गई है वो अपने आप में अद्भुत है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी चाणक्य के जमाने से बहुत ही विश्वसनीय निर्माता, निर्देशक, कलाकार के तौर पर हैं। इस फिल्म में उनके कुछ डायलॉग बहुत जबरदस्त है, उनके डायलॉग भी हैं, उनके स्क्रीन प्ले भी है और निर्देशन तो उनका है ही। कुछ इतने जबरदस्त डायलॉग हैं, जैसे एक डायलॉग है कि जब चार हिंदुस्तानी कभी भी एक दिशा में नहीं जाते, वे एक दिशा में तभी जाते हैं जब पांचवा उनके कंधे पर हो। एक और मजेदार डायलॉग है वो ये कि अगर सरकारें तलवारों से चलती है, भावनाओं से नहीं। एक और बहुत अच्छा डायलॉग मुझे लगा वो ये, जो इस फिल्म में ऐसे बहुत सारे डायलॉग है, मैं गिनाने लगूंगा तो काफी समय हो जाएगा। अजय जी, ये बताइए आपको ये फिल्म कैसी लगी और आप क्या खूबियां पाते इस फिल्म की, और फिल्म का क्या कोई कमजोर पक्ष है, अगर है तो वो क्या है? फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी है और मुझे कई सारे पंखा बस 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 सॉरी, तेज कर दो। हाँ, सॉरी, थोड़ा सा पंखा गड़बड़ हो गया था मेरा। एक मिनट। हाँ, सॉरी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मुझे फिल्म जिन खूबियों की वजह से अच्छी लगी है, उसकी दो वजह हैं। एक तो मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी को बहुत करीब से जानता हूँ, उनकी सारी तैयारियों को जानता हूँ, उनकी जो मेहनत है, उनकी जो लगन है और एक बेसिक ईमानदारी है उनके पास। उसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ। और फिल्म देखने के पहले आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इसके पहले फिल्म का एक हिस्सा, एक फ्रेम मैंने नहीं देखा था। आज सुबह जब फिल्म रिलीज हुई है तब मैं गया हूँ थिएटर में, आम दर्शक की तरह मैंने ये फिल्म देखी है। फिल्म में जो चीज, जो खासियत है, जो सबसे बड़ी बात है इस फिल्म को देखते हुए, आपको अगर संजय लीला भंसाली याद आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको द लास्ट एम्परर के डायरेक्टर याद आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या विदेशों में बने कुछ हिस्टोरिकल फिल्में याद आती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद आती हैं तो आपको उन फिल्मों को भी देखना चाहिए एक बार, कि हिस्टोरिकल फिल्में बनती कैसे हैं। और हिस्टोरिकल फिल्मों का जो फ्रेम आता है, जो स्क्रीन पर दिखता है, आपने भी महसूस किया होगा कि इसके हर एक फ्रेम में कुछ एक ड्रामेटिक सीन छोड़ दें, नहीं तो हर एक फ्रेम में सैकड़ों लोग एक साथ मौजूद हैं और वो सिर्फ मूर्ति बन के नहीं खड़े हैं, वे कार्य व्यापार कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं वो लोग। और ये कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है जिसको उन्होंने किया है। दूसरा, चूंकि हम जानते नहीं है कि वो पीरियड कैसा था, उस समय के वास्तुकला क्या थी, उस समय के कॉस्ट्यूम क्या थे, उस समय की भाषा क्या थी, इन सारी चीजों को एक निर्देशक और लेखक अपनी कल्पना से जोड़ता है उसमें। इस बार डॉक्टर द्विवेदी पर दबाव था। एक तो दबाव था कि चाणक्य वाली भाषा ही ले आए वो, क्योंकि ये एंशियंट इंडिया की बात, मिडिल इंडिया की बात करती है, जो मिडिल पीरियड है हमारा उसका। लेकिन उन्होंने तय किया कि नहीं, देश का आम दर्शक जो है वो इस भाषा को अब नहीं समझता है, जो शुद्ध हिंदी या जो संस्कृत मिश्र हिंदी है उसकी। तो उन्होंने एक ऐसी भाषा इसमें गढ़ी है जो उर्दू, हिंदी, फारसी के शब्द जिसमें मिले हुए हैं
और उससे वो बात इश्क और चांद और इस तरह की बातें पृथ्वीराज भी करते हैं, सहयोगिता भी करती है और बाकी किरदार भी करते हैं। तो कॉस्ट्यूम कह लें, सेट कह लें, लाइटिंग कह लें, शूटिंग कह लें, कैमरा वर्क कह लें, इन सब में यह फ़िल्म एक मापदंड स्थापित करती है। तो उस हिसाब से मेकिंग के हिसाब से यह फ़िल्म मुझे बहुत अच्छी लगी है। बाकी आप और कुछ पूछें तो मैं बताऊँ? चंद्र प्रकाश जी आपके मित्र हैं, क्या वाकई 18 साल तक उन्होंने इस फिल्म के लिए काम किया? नहीं, वो एक लीजेंड बन गया है कि 18 साल तक काम किया। उन्होंने कभी कोई बात कही होगी ऐसी, जिससे ये बात निकल गई। असल में 18 साल पहले इसकी पहली स्क्रिप्ट लिखी गई थी। पहला जी। ड्राफ्ट इसका 18 साल पहले लिखा गया था। लेकिन जैसा कि फ़िल्मों में होता है और राइटर्स के साथ होता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आता है तो पहले बार लिखते हैं, लेकिन फिर उसमें फाइनली काम तभी होता है जब उसका प्रोड्यूसर तय हो जाता है, एक्टर तय हो जाते हैं, बाकी चीज़ें तय हो जाती हैं। उस हिसाब से मैं कहूँगा इस फ़िल्म को बनते 3 साल हो गए हैं। उसके हाँ। 2 साल पहले से इस पर काम शुरू हो गया था, तो 4 से 5 साल इसमें लगा है ज़रूर। जी। लेकिन 18 साल पहले उन्होंने शुरुआत कर दी थी और पृथ्वीराज रासो कहाँ मिलेगी, कौन-सा उसका संस्करण सही होगा, इस संदर्भ में हम लोगों ने कई लाइब्रेरियों की छान मारी, कई अध्यापकों से बातें की, फिर ये सब मामला 18 साल पहले का है, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन जी। मूल रिसर्च जो है, जो बेसिक रिसर्च है, वो इधर 2 सालों में हुआ। जी। अ, अगर आपको इस फिल्म की कमजोर कड़ियां क्या लगी? मुझे इस फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी लगी अक्षय कुमार। अक्षय कुमार राजेश खन्ना के दामाद हो सकते हैं, ट्विंकल खन्ना के पति हो सकते हैं, खिलाड़ी कुमार हो सकते हैं, लेकिन वो भावना, वो बात आई नहीं, लगा नहीं कि पृथ्वीराज चौहान हमारे सामने, पृथ्वीराज रासो हमारे सामने। क्या आपको भी यहाँ ऐसा लगा? नहीं, यहाँ शायद मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हो पाऊंगा क्योंकि हम जानते नहीं कि पृथ्वीराज चौहान क्या थे। जी। तो पृथ्वीराज कैसी भाषा बोलते थे, कितने शिष्ट थे, कितने शिष्टाचार में रहते थे या बहुत आक्रामक थे। फिल्म से तो नहीं लगता है कि उनका स्वभाव आक्रामक था। जी। फिल्म में जैसा किरदार गढ़ा गया है, वह किरदार हाँ। आक्रामक कहीं से भी नहीं है। वह क्षमा करता है, वह प्रेम करता है, वह हाँ। दूसरों का ख्याल रखता है, इस तरह का राजा है वो। तो जी। मुझे उस आक्रामकता की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी क्योंकि चरित्र ही वैसा गढ़ा गया था। जी। रही जी। बात बॉडी जेस्चर और उन चीज़ों की, तो ऐसा कहते हैं और बार-बार ये तर्क दिया जा रहा है कि चूँकि उन्होंने 18-20 युद्ध किए थे अपने जीवन काल में जी। और एक सामान्य आंकड़ा लोग बिठा रहे हैं कि हर युद्ध 10 दिन भी चला हो, जी। तो कितने दिन हो गए, 6 महीने, 7 महीने वो लड़ते हुए बीत गए उनके, जी। अपने जी। शासनकाल का, जो कि शासनकाल बहुत छोटा रहा है। हाँ। तो हाँ। उसमें उनकी बॉडी, एथलीट बॉडी उनकी बन गई होगी, ऐसा मानते हैं लोग। तो खैर अच्छा। वो एक अलग दृष्टिकोण है कि राजा कैसा होना चाहिए, पुराना राजा कैसा होना चाहिए। आपको याद होगा एक फ़िल्म आई थी श्याम बेनेगल की, जी। जिसमें करिश्मा कपूर थी, मनोज बाजपेयी थे और रेखा थी। जी। फ़िल्म का नाम मैं अभी भूल रहा हूँ। उसमें मनोज बाजपेयी को देख के कई लोगों ने कहा कि अरे ये राजा कहाँ दिखता है। हाँ। हाँ। तो हिंदी फ़िल्मों ने राजा की अवधारणा बना दी है। सोहराब मोदी राजा हैं, पृथ्वीराज कपूर राजा हैं। तो इस तरीके का व्यक्तित्व अगर नहीं दिखता है तो हम मान लेते हैं कि वो राजा नहीं दिख रहा है। वास्तव में राजा राजा कैसा मतलब होता अच्छा है? डील-डोल हो, बड़ी-बड़ी मूंछें हों। हाँ, हाँ। राजा जी, जी, मतलब जी। बड़ा अच्छा डील-डोल हो, बड़ी-बड़ी मूंछें हों, हाँ, 6 थोड़ा फीट घमंडी लंबा हो, टाइप हो। 6 फीट लंबा हो, जी। हृष्ट-पुष्ट हो, डोले-सोले उसके निकले हुए हों, हाँ, कसरती आदमी हो। जी। तो ये समय जो 20 किलो हाँ। की तलवार उठा सके, जी। तो जी। ऐसा मानते हैं कि पृथ्वीराज की भी तलवार 20 किलो की थी। हाँ। हाँ। तो ये सब बातें तो तो होती ये हैं, बात। लेकिन मुझे जी। अभिनय के हिसाब से अगर कहें, तो अभिनय के हिसाब से निश्चित हाँ। रूप से थोड़े कमज़ोर दिखे। राजा लगे कि नहीं लगे हुँ। उसमें मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन राजा जो बना हाँ। दिए गए, उस राजा को उन्होंने कितने अच्छे से निभाया, तो वहाँ उनकी मार्किंग कम हो जाती है। जी। जी, ये मेरी राय है। इस फ़िल्म को लेकर जो जिज्ञासा थी, क्या आपको लगता है तमिल, तेलुगु में भी ये फ़िल्म उतनी ही हिट होगी जैसी हिंदी में चल रही?
ये कहना मुश्किल है अभी कि तमिल तेलुगु का रिएक्शन आया नहीं है, हिंदी में भी बहुत अच्छा रिएक्शन नहीं आया है। जैसा कि सुबह का जी। शो बताते हैं लोग कि सुबह के शो में ऑडियंस उस तरीके से नहीं पहुंचती है। उम्मीद की जा रही है कि हाँ। सेकंड थर्ड शो में या शाम तक के शो में लोग उमड़ेंगे। और जैसा कि आपने शुरू में कहा कि इस फिल्म को लेकर दो प्रकार की धारणाएं हैं। एक तो ये है कि ये हिंदू कॉज को और हिंदू राष्ट्रवाद की बात करती है, तो चलो सारे हिंदुओं इसको देख लो। और जी। दूसरा जो कहता है इसका विरोधी है, जो इस अंध राष्ट्रवाद का विरोधी है, वो कहता है कि नहीं, इसमें तो केसरिया राष्ट्रवाद है, ये हम नहीं देखेंगे। तो दो एक्सट्रीम पर हैं लोग। मैं इस फिल्म को देखने के हाँ। पहले आपसे आग्रह करूंगा और सभी से आग्रह कर रहा हूं कि अमित शाह ने जो कहा वो बहुत प्रचारित हो गया है, उस जी। बात को भूल जाइए। योगी जी ने जो हाँ। कहा हाँ। वो भी बहुत प्रचारित हो गया, उस बात को भी भूल जाइए। अक्षय कुमार ने हाँ। जो गलती की अपने इंटरव्यू में कि सिर्फ 4 लाइनें ही महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा है, उस बात को भी भूल जाइए। ये सब अतिरेक है। हाँ। हाँ। अगर हम इस फिल्म को देखना चाहते हैं और बगैर किसी पूर्वाग्रह के देखना चाहते हैं, तो हमें जैसी फिल्म बनी है उस फिल्म को उस तरीके से देखना चाहिए। मेरी असहमतियां हैं डॉक्टर साहब से, हमेशा से मेरी असहमतियां रही हैं। उनके हम्म। उस सोच को लेकर असहमति रही है। मेरे बड़े अच्छे मित्र है, बावजूद इसके मैं कह रहा हूँ, आज भी मैंने लिखा कि हाँ। यह हाँ। फिल्म मेरे लिए वहां आके बहुत बुरी हो गई जब कहा गया कि 755 सालों की गुलामी के बाद देश 1947 में आजाद हुआ। हम्म। मतलब जी, इस फिल्म ग्यारह के सौ बानवे अंत में 1192 में जब हार हो गई पृथ्वीराज की, उसके बाद से ये देश गुलाम हो गया और हम्म। जो 1947 तक रहा। मैं इस बात से असहमत हूं। मैं इसलिए हाँ। हाँ। असहमत हूं कि शुरू के जो मुस्लिम शासक आए या मुस्लिम आतंकवादी कह लें, आतताई कह लें या आक्रामक हाँ। कह लें, वो लोग जो आए जो लूट के ले जाते थे, जो जी। गजनी है, गोरी है, चंगेज खां है, ये सब लूट के ले जाते थे। हाँ। हाँ। लेकिन मुगलों के आने के बाद मुगलों ने इस देश को अपना देश बना दिया। जी। उस पीरियड को आप गुलाम पीरियड में नहीं जोड़ सकते, मेरे हिसाब से नहीं जोड़ सकते। ये बताइए कि इस फिल्म में कितने कितनी यशराज या आदित्य चोपड़ा की छाप है, कितनी अक्षय कुमार की छाप है, कितनी छाप मानुषी छिल्लर की है। मुझे लगता है कि हर कोई एक दूसरे से दबा हुआ है। जो काम चंद्र प्रकाश द्विवेदी करना चाहते थे वो यशराज के दबाव में नहीं किया। यशराज कुछ चीजें करना चाहते थे, हालांकि उन्होंने आंचल तो लहरा ही दिया रेगिस्तान में, हीरोइन का जो वो लहराते रहते हैं हमेशा, वो उन्होंने लहरा दिया। तो हर व्यक्ति एक किसी न किसी के दबाव में है, ऐसा मुझे लगा। कि आपको भी ऐसा लगा कि फिल्म दबाव में रही? फिल्म मेकिंग वास्तव में टीम प्रोसेस होता है और उस टीम में जी। जितने लोग उसके कार्यकारी नियंता होते हैं उन सब की राय ली जाती है। और डॉक्टर साहब इस बात को हमेशा कहते हैं कि एक निर्देशक के पास अपनी स्क्रिप्ट होती है और सारे फिल्म के टेक्नीशियन और आर्टिस्ट उनके पास अपनी एक स्क्रिप्ट होती है जिस पर वो काम जी। कर रहे होते हैं। तो हाँ। वे भी इस बात को मानते हैं कि हर फिल्म की कई सारी स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है और हर व्यक्ति चाहता है कि उसने अपनी जो स्क्रिप्ट लिखी है वो फिल्म में जोड़ ली जाए। जी। हाँ, तो इस फिल्म के साथ भी वैसा हुआ होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर द्विवेदी जिस प्रकार के डायरेक्टर हैं हाँ। वो हाँ। क्रिएटिव समझौते में गए हों। एक आध पंक्तियां कहीं बदल सकती हैं, एक आध दृश्य घुसाए जा सकते हैं या छोड़े जा सकते हैं। हाँ। और वो ऑब्वियसली दिख रहा है कि कहाँ कौन से सीन जोड़े गए होंगे। और हम्म। आदित्य चोपड़ा जिस प्रकार के निर्माता हैं, मैं आपको बता दूं कि आदित्य चोपड़ा किसी भी फिल्म का फाइनल कट जरूर देखते हैं। जी। और फाइनल कट देखने का मतलब होता है कि असल में फिल्मों के दो कट होते हैं, दो तीन कट होते हैं। एक तो एडिटर्स कट होता है, एक जी। डायरेक्टर्स कट होता है और एक प्रोड्यूसर्स कट होता है। हम्म। अब यह फिल्म कुछ समय गुजर जाएगा तब पता चलेगा कि जो फिल्म हम देख के आए हैं वह फिल्म प्रोड्यूसर्स कट था कि डायरेक्टर्स कट था, क्योंकि अभी ये बातें नहीं खुलेंगी। हम्म। तो कई बार ऐसा होता है कि एक फिल्म जब आती है तब उसके साथ बहुत सारी चीजें होती है। फिल्म आई है और दर्शक उसको उतना अच्छा रिस्पांस नहीं देते, लेकिन कुछ समय के बाद अचानक उस फिल्म को देखने के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं। ऐसा भी होता है। बिल्कुल होता है, अ, बिल्कुल ऐस- होता है। ऐसा भी होता है जैसा कि
कंगना रनौत की पिछली फिल्म के साथ हुआ, जो बहुप्रचारित फिल्म थी, लेकिन गिनती के दर्शक सिनेमाघरों में गए, ऐसा भी होता है। हाँ, बिल्कुल। तो और इन्हीं की फिल्म, यशराज की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान याद होगी आपको। जी जी। पहले दिन जिस 50 करोड़ का कलेक्शन था। हाँ, जिसमें अमिताभ बच्चन, आमिर खान जैसे बड़े बड़े कलाकार जी। थे, और दूसरे दिन लेकिन उसका उसका कलेक्शन गिर के 10 करोड़ भी नहीं रहा। जी। तो ये तो फिल्म में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। उम्मीद यही हम्म। की जानी चाहिए कि इस फिल्म को देखने की जरूरत इसलिए भी है कि इसका क्रिएटिव पक्ष बहुत ही सुंदर है। वो हाँ एस्थेटिकली आपको संवर्धित करता है आपको। हाँ हाँ। और ये, अच्छा, मुझे डर था कि जिंगोइज्म होगा फिल्म के अंदर, जी। अंधर राष्ट्रवाद वाली बातें होंगी, लेकिन वो नहीं है अंधर राष्ट्रवाद वाली बातें। हाँ हाँ मुझे दूसरी बात जहां आपत्ति हुई वो है जौहर की बात। हाँ। जो लड़की लगातार अपने अधिकारों की बात कर रही है, नारी स्वतंत्रता की बात कर रही है, नारी के धर्म की बात कर रही है, स्त्री के अधिकारों की बात, स्त्री की समानता की बात कर रही है, जौहर के ठीक पहले वो गाना भी गाती है कि मैं हो गई योद्धा, हाँ। योद्धा हो गई मैं। और योद्धा हम्म। होने के बाद योद्धा के ड्रेस में वो अग्निकुंड में जौहर। कूद पड़ती है। हाँ हाँ। वो बात मुझे उतनी जमी नहीं, अच्छी नहीं लगी। मैंने इस बात की शिकायत भी की डॉक्टर से। हम्म। तो अब ये मेरी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन कुछ हो सकता है कि हिंदुओं को लगे, हिंदू तो मानते हैं, कुछ कथित हिंदू तो ये भी मानते हैं कि सती प्रथा बहुत सही चीज थी जी। और जौहर बहुत सही है, अभी भी लागू होना चाहिए जौहर। लेकिन ऐसे हम लोग भी। सभ्यता के विकास को भूल जाते हैं और सभ्यता के विकास में ये सारी चीजें हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। अतीत की अच्छी चीजों को हम अपनाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अतीत की रूढ़िवादी और पृष्ठगामी चीजों को न अपनाए तो ज्यादा बेहतर है। हम जहां आ गए हैं वहां से पीछे जाने की जरूरत नहीं है। और अगर ये फिल्में कहीं से भी पीछे जाने को बढ़ावा देती हैं तो मेरे लिए वो फिल्म खराब हो जाती है, गलत। हालांकि फिल्म शुरू होने के पहले डिस्क्लेमर दे दिया गया था कि इस फिल्म में जौहर जो दिखाया गया, हम उसका समर्थन नहीं करते, उसको बढ़ावा नहीं देते, इस तरह की बातें भी लिखी हुई थी। जी ये भी लिखा हुआ था कि हमने जानवरों का कोई दुरुपयोग नहीं किया, सब ग्राफिक्स से बनाए गए हैं, अच्छी बात जी है। जी। राजा होने का मतलब या बहादुर होने का मतलब शेर की को मारना ही क्यों होता है हर फिल्म में? यह राजा को कहा भी जाता है कि शेर है ये, हिंदुस्तान का जी शेर इस फिल्म में भी कहा गया है कि वह हिंदुस्तान का शेर आ रहा है। तो शेर शायद बहादुरी का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, और वो हिम्मत का, दर्प का प्रतीक है, इसलिए हो सकता है कि उसका इस्तेमाल किया जाता हो। और अगर किसी को लड़ाना है तो क्या, अब हाथी से तो नहीं लड़ा सकते, हिरण जी। से भी नहीं लड़ा सकते। हम्म। तो एक वो जानवर दिखता है जो कि मनुष्य पर आक्रमण करने के लिए मशहूर है, विख्यात है, कुख्यात है, जो भी कह लें। तो इसलिए, और ऐसी लड़ाइयों के लिए शेर को भूखा भी रखा जाता है कुछ समय तक, ताकि वो जब आए तो टूट पड़े। तो उस वजह से इसमें, इस फिल्म में 3 शेर आते हैं। एक शेर पहले आता है, 2 शेर एक साथ आते हैं। लेकिन और हीरो तो तीनों हीरो शेरों है। को शब्द वेधी तरीके से ही मारा है जी। अक्षय कुमार ने। हम्म। हालांकि मैं वो दोहा सुनना चाह रहा था कि क्या, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट जी। प्रमाण, एते पर सुल्तान है मत चुको चौहान। तो हाँ। पता किया मैंने तो डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा नहीं, पृथ्वीराज रासो में ये पंक्ति है ही नहीं। अच्छा, ये ये बाद में उन्होंने लिख दी है। हाँ, लोगों ने जी। लिख दी है। लेकिन फिर भी फिल्म के अंत में, क्लाइमेक्स में हम देखते हैं किस प्रकार सोनू, जो चंद बरदाई बने हैं, वो उन्हें इशारा करते हैं हाँ शब्द वेदी के लिए कि कितनी दूर है, वो दूरी ही बता देते हैं। तलवार कहाँ पे 4 फीट दूरी पर है, ये भी बताते हैं। हाँ ये सारी चीजें हैं। अब वो मेजरमेंट के हिसाब से देखें तो अंधे आदमी कैसे मेजर करेगा, वो कैसे हाँ मानेगा चीजों को, ये सब अब बहुत सारे सवाल हो सकते हैं अगर उन विश्वासों पर यकीन न करे तो। हाँ। इसलिए ये फिल्म जहाँ कमजोर होती है वहां तो सचमुच कमजोर होती है। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मिडिल एज में भी, और उस समय 1200 1100 ईस्वी में भी अ, लड़कियां या राजा खुद पृथ्वीराज नारी अधिकार को लेकर के कितने सचेत थे, कितने जागरूक थे। और या यहाँ तक कि सहयोगिता की माँ अपने पति से जो बहस करती है
अपने पति से जो बातें करती हैं वो भी बहुत प्रोग्रेसिव बातें हैं। जी जी। उसको थोड़ा ज्यादा इन्होंने स्पेस दिया है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि इतना सब होने के बावजूद अगर उसको जौहर करता हुआ दिखाते हैं तो फिर तो हाँ, मामला खटाई में पड़ गया, फिर तो मेरी बात पल्ले नहीं पड़ी। हालांकि डायलॉग भी हैं, संयोगिता के डायलॉग भी हैं कि धर्म को महिलाओं ने ही, स्त्री ने ही बचा के रखा है, पुरुष ने धर्म को नहीं बचाया, हाँ धर्म को हाँ। तोड़ा है स्त्री ने ही, धर्म को जोड़ के रखा है। इस तरह की बातें भी इस फिल्म में कही अब गई। पूछते भी है कि क्या प्रेम करने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को है, जी। स्त्रियों को नहीं है? ये सारे हाँ सवाल करती है। डायलॉग तो बहुत अच्छे हैं, जैसे इस फिल्म में एक डायलॉग है कि अ, सच सुनने का और सच बोलने वाले की रक्षा करने का साहस अगर किसी में नहीं है तो वो राजा होने के काबिल नहीं बिल्कुल। है। ये आज पर टिप्पणी हो जाती है एक तरीके से देखे तो। आज पर एक और जहाँ टिप्पणी है, आज पर एक और टिप्पणी है जो मुझे हाँ, बहुत जबरदस्त लगी, कि सरहदें सम्राटों के लिए होती, सौदागरों के लिए नहीं। जो वाह क्या सौदागर बात है है। दूसरे देशों में जाके भी कारोबार करते हैं, तो हाँ, राजाओं के लिए ही सरहदें हैं, या हमारे देश के सरकार के पास ही सरहदें। तो अ, हमारा चीन तो साक्षात उदाहरण है हमारे बाजार में। जी, चीन चीन के साथ कोई सरहद हमारी नहीं है। और हमारे देश के जो सबसे बड़े धनवान लोग हैं वो चीन के साथ सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर भी हैं। और बिजनेस ये सही बात बात भी है। है, बगैर नाम लिए ये बात भी साबित हो गई। जी जी इस जी। फिल्म जी, इस फिल्म की बहुत सारी बातें अच्छी है। कई बार ये लगता है कि जो राजा थे, राजपूत राजा, वो झूठी आन बान शान के लिए ज्यादा कुख्यात रहे होंगे, या उनके काम रहे होंगे। अ, कई बार ऐसा लगता है जी कि जयचंद से के साथ तो सहानुभूति होने लगती है। मेरे साथ तो ये हुआ कि जब मैं फिल्म देख रहा था, मुझे लगा कि जयचंद ने कोई गलत काम भी नहीं किया। उसे आधी दिल्ली चाहिए थी, जो महाभारत का हिस्सा था। आधी आधी आधा 5 गांव मांगे, वो भी नहीं दिए। उन्होंने कहा नाखून की के बराबर भी नहीं देंगे। यहाँ वो आधा, जयचंद ने आधी दिल्ली मांगी थी। जयचंद की बेटी संयोगिता को पृथ्वीराज अपहृत करके ले गए, वो भी राजसूय यज्ञ में से। ये भी ठीक बात नहीं लगी। तो कई बार लगता है कि जयचंद से अगर सहानुभूति होती है तो ये तो फिल्म निर्माता की नाकामी। कह सकते हैं, या उन्होंने उसको वैसा विलेन बना के नहीं पेश किया है। जी उन्होंने जो बातें दिखाई हैं उसमें एक चीज तो स्पष्ट है कि ये पूरी हार जो है वो जयचंद की वजह से हुई है, क्योंकि उन्होंने सौदागर को बुलाया, सौदागर को भेजा मोहम्मद गोरी के पास, मोहम्मद गोरी को बुलाया, और मोहम्मद गोरी ने कैसे दिल्ली पर फतह करने के बाद पृथ्वीराज को ले लिया और चला गया, और कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना राजपाट सौंप गया वो यहाँ चलाने के लिए। जी। तो जयचंद ने वो बहुत बड़े, और आज भी उसी का उदाहरण दिया जाता है कि हाँ, हमारे बीच में जयचंद हो जाते हैं लोग। जयचंद एक गाली की तरह प्रयुक्त होता है इस देश में बिल्कुल आजकल। बिल्कुल। तो वो जयचंद इस आ गया। फिल्म में भी दिखता है, इस फिल्म में भी दिखता है। अब हम्म, उसका अपना आन बान शान था, या उसको अपने पता नहीं रिश्ते में वो लोग भाई थे कि नहीं थे, ये एस्टेब्लिश फिल्म में भी नहीं हुआ है, लेकिन कोई रिश्ता था जिसकी वजह से जो नाना जी आते हैं जो गद्दी देते हैं उनको, हाँ। और इनको नहीं देते, तो वो कहते भी है ना कि राजगद्दी योग्यता के आधार पर दी जाती है। जी। और उन्हें लगता है कि योग्यता क्या है, योग्यता मतलब न्याय प्रिय हो कि नहीं हो तुम हाँ तुम संरक्षण में आए व्यक्तियों की रक्षा करते हो कि नहीं करते हो, नारियों का सम्मान करते हो कि नहीं करते हो। तो इन सारे मामलों में जयचंद कहीं छूट जाते, पीछे रह जाते। हाँ। इसलिए जयचंद उस गद्दी के काबिल नहीं साबित कर पाते खुद को, हम्म। और वो थक गए, वास्तव में हारे हुए राजा है। जब आपको हाँ याद होगा, जब वो संयोगिता को लेके भागते हैं या पृथ्वीराज निकलते हैं, तब वो शुरू में तैयारी करते हैं कि हम इसका पीछा करेंगे, हाँ लेकिन पत्नी के समझाने के बाद से वो मान लेते हैं और छोड़ देते हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे, छोड़ दो, जाने दो इसको। हाँ। और तब उनका एक दरबारी ही बोलता है कि इससे हमारे शौर्य का अपमान होगा। तो याद होगा आपको कि उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें शौर्य दिखाने का मौका फिर से दूंगा। हम्म। तो कहीं ना कहीं उस हार को, या अपनी बेटी के मांग को, या अपनी पत्नी की सलाह को वे मान लेते हैं और उस हार को स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, इस फिल्म में एक जो दिक्कत आई है कि चाहे वो मानव बीज हो
जो मोहम्मद गोरी बने हैं या फिर जयचंद हो, इनको उस तरीके से फिर अगेन वही पूर्वत धारणा है कि क्रूर रूप में दिखना चाहिए था उनको। जी उनका क्रूरतम रूप दिखता, तब हमें पता चलता है कि ये पहले वे हम लोग फिल्म में कैसे देखते हैं कि पहले विलन हावी होता है, फिर हीरो हाँ उसके उसको तोड़ता है और फिर वहां विजय हासिल करता है, फिर हमें लगता है कि ये हीरो हुआ। हाँ हाँ। यहाँ उस तरीके के मेलो ड्रामा से बचा गया है। अंत में भी जब पृथ्वीराज और गौरी की मृत्यु हो जाती है, तब सारे कैदियों को छोड़ दिया जाता है। यह दृश्य भी जी दिखाया गया है फिल्म में। हाँ, ये तो उस समय प्रॉमिस किया था अक्षय कुमार, जो पृथ्वीराज है, उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा होता है तो तुम्हें मेरे साथियों को छोड़ना पड़ेगा। वो मान भी हाँ, जाता है लेकिन सुल्तान। फिल्म में हाँ उसे दिखाया भी गया इस तरह। जी जी जी। अच्छा, एक दर्शक का सवाल हमसे है। हम्म। अ, उनका कहना है कि अभिनेता भी पृथ्वीराज चौहान की कदकाठी का होना चाहिए, यह भी प्रश्न है। मेरे ख्याल हाँ, से इस वही पे मैं हम बात। जी। कर चुके हैं। और कद काठी क्या थी, क्या किसी ने देखा है कहीं कोई मूर्ति रखी हुई है उनकी, या कोई हिस्टोरिकल स्केच है? ऐसा नहीं है। तो अब जैसा कि कहते हैं कि अकबर तो 5 फीट का था, हाँ हाँ। लेकिन पृथ्वीराज कपूर तो कितने लंबे चौड़े और तगड़े थे। हम्म। लेकिन अब हम मानते हैं कि अकबर वैसा ही रहा होगा। अकबर का नाम लेते ही हमारी छवि कपूर खानदान के उस लंबे चौड़े व्यक्ति की तरफ जाती कि शायद ऐसा रहा होगा। जी जी जी। हमें कोई दुबला पतला राजा, छरहरे बदन का राजा मंजूर नहीं है। नहीं है, हमारी बिल्कुल धारणा बिल्कुल। ये है। बिल्कुल अ, बिल्कुल। एक इस फिल्म में देखने के लिए, मतलब एक तो ये कि यशराज की फिल्म, यशराज के लिए बिल्कुल उपयुक्त कहानी थी। सफेद घोड़े पे सवार हीरो था जो राजकुमार भी था। एक राजकुमारी थी संयोगिता। उनमें प्रेम भी था, और ऐसा प्रेम था, पवित्र प्रेम, कि दोनों ने एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी थी। तो कुछ कुछ होता है, कभी बाप वो कहानी रही होगी, ऐसा लगता है मुझे। ऐसा नहीं लगता क्या? नहीं थी, रोमानी कहानी तो है ही है, और रोमांस चला है। ये फिल्म बहुत हाँ, हद तक म्यूजिकल भी है, आपने देखा ही होगा। कितने सारे गाने हैं, रोमांस के गाने 7 हैं। गाने हैं, लेकिन गाने पता नहीं क्यों मुझे बड़े अच्छे लगे नहीं। अभी तो अच्छे नहीं लगे। आपको कैसे लगे गाने? नहीं, गानों में मुझे एक क्वालिटी दिखी कि पहली बार, मतलब बहुत समय के बाद, एक ही संगीतकार है और एक ही गीतकार है। हाँ हाँ। तो बहुत थीमेटिक हो गया है। जी और फिल्म गाने के, मतलब जो फिल्म की थीम है उससे मिलते जुलते गाने हैं। आजकल जो एक चलन है तनिष्क बागची और तमाम लोगों का, कि आइटम जोड़ हाँ दो और ढिंचिक ढिंचिक लगा दो, वो गाना हिट हो हाँ। गया, कैमरे में वो अपने पब में गाया जाने लगा, फिल्म हिट हो गई। उस हम्म। तरीके का नहीं है गाना। फिल्म के थीम के हिसाब से रखा गया है। और गाने की अपनी जो मियाद है, वो इस पर डिपेंड करती है कि ये गाने बाद में कितने पॉपुलर होते हैं। लेकिन फिल्म में देखते हुए ये जरूर लगता है कि फिल्म के जो कहानी और संवाद है, जो किरदार है, उनको ध्यान में रख के ये सारे गीत लिखे गए हैं, उन्हीं के लिए हैं। फिल्म से बाहर उनका ज्यादा महत्व नहीं। लेकिन फिल्मों के गीत संगीत से हमारी ये ख्वाहिश रहती है कि वह फिल्म के बाहर भी हमें याद रहे। हाँ, और यशराज के गाने तो शादी ब्याह में गाए जाने के लिए मशहूर हैं। गाए। बिल्कुल जितने बिल्कुल। फिल्मों में चलते, उससे ज्यादा शादी ब्याह में बजते हैं उनके गाने। अभी तो ये तो देखना होगा कि यशराज इसे अपनी चूक मानता है, कि अपनी अच्छी कोशिश मानता है, या एक नया पड़ाव मानता है। ये सब कुछ इस पर डिपेंड करता है फाइनली, जहाँ की द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। जी। तो अजय टोटल जी, बिजनेस आपका पर डिपेंड करता है। जी जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि द होल थिंग इज दैट, कि भैया सबसे बड़ा रुपया। अब भूल भुलैया जैसी फिल्म भी हमारे यहाँ सुपर डुपर हिट हो जाती है, तो ये आश्चर्य होता है कि हमारे दर्शकों को आखिर हो क्या गया है कि वो जी अगर जी भूल जी। भुलैया को इतना पसंद कर रहे हैं, तो उनकी उनकी चॉइस को क्या हो गया। मुझे तो ये लगता है कि भटकी हुई फिल्मों को हमारे दर्शक देख रहे हैं। आप देखिए ना, अजय आप जी। खुद ही तय कीजिए कि भूल भुलैया 2 और एस्थेटिकली दोनों फिल्म में कौन सी श्रेष्ठ है। जी, बहुत ही मजेदार सवाल है ये। ये तो तो ऐसा सवाल हो गया कि जॉनी लीवर की तुलना आप गुरुदत्त से कर रहे हैं, ऐसा कुछ कुछ हो गया। लेकिन जॉनी लीवर चल रहा है, जी जी। गुरुदत्त ये को बात। कोई नहीं पूछ रहा है। तो हाँ ये मेरा लगता है कि दर्शकों का भी दायित्व है कि वे ऐसी फिल्में देखें, उसको बढ़ावा दें,
उसकी आलोचना करें, उसकी हम्म, निंदा करें, लेकिन फिल्म हाँ, जरूर देखें और फिल्म देख करके जो अच्छी चीजें उसको स्वीकार करें। और ठीक है, सिनेमा इंटरटेनमेंट 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 हो गया है, लेकिन मैं हाँ, जैसा बार बार कहता हूँ कि सिनेमा एनलाइटनमेंट भी है। ये कहीं ना कहीं इतिहास के उन पन्नों की जानकारी तो देता है जिसके बारे में हम विस्तार से नहीं जानते थे। हाँ, मेरा डिसएग्रीमेंट सिर्फ इससे है कि उसकी व्याख्या, हाँ, उसका समप और सार संक्षेप जो किया गया है वो पूरे हिंदू नजरिए से कर दिया गया है। मैं वहां असहमत हो जाता हूँ। बाकी भारत का इतिहास है, भारत के राजा हैं, भारत के राजाओं की कहा शूर वीरों की कहानी आनी चाहिए। हाँ। जी। आपने ये बात अपने एक वीडियो में भी कही है, जो बात अभी कह रहे हैं हाँ। कि ये फिल्म आपने बताया कि फिल्म लोगों को देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। ये हम्म। आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आखिर लोगों को क्या बात आपको प्रेरित की जिसने आपने कहा कि फिल्म दर्शकों को जरूर जरूर देखनी चाहिए? वो कौन सी चीजें आपको लगी? एक तो यही है कि इतिहास के पन्ने से एक किरदार को निकाला गया है, उसको गढ़ा गया है, उसको एक आकार दिया गया है और उसको एक चरित्र बना करके पेश किया गया है और जो जीवंत लगता है देखने में। दूसरा, जैसा कि मैं शुरू से कह रहा हूँ कि इसका एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स का हर पहलू, चाहे वो सिनेमेटोग्राफी हो या फिर आप देखिए, मैं हो गई योद्धा में जो डांस करती है मानुषी छिल्लर, पहली बार आई हैं उसमें, वो कितने हाँ, प्रभावशाली वहां दिखती हैं उस गाने में। जी, या हाँ, फिर इस फिल्म के कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम पर काफी चर्चा हुई है इस फिल्म के, और जी, कितने कितने ड्रेस बने ये तो अलग आंकड़ों की वाली बात है, दिखाने की बात है। लेकिन हाँ, कॉस्ट्यूम भी काफी सोच समझ के, जो मुस्लिम शासक हैं या मोहम्मद गोरी और गजनी से आए हुए लोग हैं, उनके कपड़े कैसे अलग होंगे, जो राजस्थान के राजा हैं उनके कपड़े कैसे अलग होंगे, राजस्थान में भी जो कन्नौज के राजा है जयचंद और जो अजमेर पति से दिल्ली पति बनते हैं जी, अपने पृथ्वीराज, उनके कपड़े में क्या फर्क, इन चीजों पर बारीकी से देखेंगे तब जाके फर्क महसूस होगा। अन्यथा आपके लिए, हमारे लिए अमूमन यही होता है कि हीरो ने कुछ भी पहन लिया या सब चलता है, सब फैशन, लेकिन जी, वो कंटेम्परेरी में चलता है। हाँ, जब आप हिस्टोरिकल फिल्म बनाएंगे, और हिस्टोरिकल फिल्मों की अपनी चुनौतियां हैं, और मेरा मानना है कि यह फिल्म भी इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री की एक उल्लेखनीय फिल्म मानी जाएगी बाद में जरूर। आज भले ही इसको दर्शक स्वीकार करें, अस्वीकार करें, देखें न देखें, यह अलग बात है, और न देखने के पीछे भी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। जैसे, हम्म, अगर मैं सच कहूं, डॉक्टर द्विवेदी का परिचित और दोस्त नहीं होता, तो जिस ढंग के बयान अमित शाह ने दिए हैं उसके बाद मैं यह फिल्म देखने नहीं जाता। हाँ, हाँ, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं जिन्हें अमित शाह, योगी जी बिल्कुल पसंद नहीं है। जी, उनके जरिए प्रचार करवा के आपने अपने जो एक बगैर किसी राजनीति वाले जो दर्शक होते हैं उनको छोड़ दिया आपने। लेकिन आपको जी, फायदा हो गया कि आपको कई राज्य सरकारों ने टैक्स की मुआफी दे दी है। मैं तो अपील करूंगा कि राजस्थान की सरकार भी इसको टैक्स की मुआफी दे, क्योंकि वो राजा तो राजस्थान के ही थे। जी। बड़ा दिलचस्प है कि राजस्थान जहाँ के राजा थे, वहां के राजा पर बनी फिल्म को राजस्थान में टैक्स फ्री नहीं किया जा रहा है। यही तो, अभी अब तक ये तो नहीं किया। फिल्मों की यह राजनीति जो है, इसको भी समझने की जरूरत है। जी, जी, जी। फिल्मों के साथ कश्मीर राजनीति फाइल जुड़ से गई है। कश्मीर फाइल से ये परंपरा शुरू हुई है। नहीं, अजय जी, उसके पहले हमारे भी पास चलते। जी 2 दर्शक हमारे पास साथ हैं जो जी। पूछ रहे हैं कि कश्मीर फाइल जनता और सरकार को लूट कर करोड़ों कमा ले गई। वैसे ये फिल्म भी अक्षय को अक्षय कोष देगा, ऐसा लगता है क्या? ये तो बड़ा गेस गेम हो गया कि क्या होगा, अनुमान लगाने की बात हो गई। जी, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। मैं हाँ। अपने मित्र के लिए और अक्षय के लिए कहूंगा, और यशराज, यशराज के लिए भी कहूंगा कि यशराज ऐसी फिल्म बनाने की दोबारा हिम्मत करेगा। हुँ, अगर इस फिल्म को सही प्रतिक्रिया नहीं मिली, अच्छी कमाई नहीं हुई, तो दोबारा फिर हुँ। हिस्टोरिकल में हाथ नहीं डालेंगे वो। अच्छा, पद्मावत भी तो हिस्टोरिकल फिल्म ही थी। पद्मावत को की तुलना में आप इसे कहाँ रखते हैं? नहीं, दोनों दो स्केल की फिल्में हैं, और जी। पद्मावत निश्चित रूप से अच्छी फिल्म थी, लेकिन हुँ, अगेन वहां भी मेरी दिक्कत उसी जौहर को लेके है, और फाइनली आप क्या दिखाते हैं। जी, तो मेरी अपनी समस्या अलग हो सकती है,
लेकिन लोगों हाँ को खिलजी भी अच्छा लगा वहां पे, हाँ। खिलजी एक को और देखने सवाल गए थे है लोग। पवन जी कुमार पांडे की। अक्षय कुमार से तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन निर्देशक चंद्र प्रकाश त्रिवेदी से काफी उम्मीद है। पिंजर और काशी 80 इनके उदाहरण हैं। मोहल्ला 80 में तो उन्होंने सनी देओल से भी एक्टिंग करवा ली थी। क्या नहीं, वो कहेंगे आप? सही बात कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं। और इस फिल्म में भी उन्होंने एक्टिंग तो करवा ही ली है, मानुषी चिल्लर से करवा ली है। जी कुछ लोग कह रहे हैं कि अक्षय कुमार का बेहतरीन रोल है, हालांकि मुझे उतना नहीं जचे है वो। हाँ। हाँ। और बाकी तो काम उन्होंने किया ही है। हम्म। इस फिल्म के स्क्रिप्ट पर काफी मेहनत की गई है और बहुत ठोक बजा के स्क्रिप्ट रखी गई थी। और जो जहां तक मुझे मालूम है कि फिल्म के फ्लोर पर जाने के पहले स्क्रिप्ट फाइनल कर ली गई थी। एक आखिरी सवाल अजय जी आपसे ये है कि अगर आपको इसी फिल्म का एक पार्ट बनने का मौका दिया जाता कि आप इस फिल्म से जुड़िए, तो आप किस रूप में जुड़ते? कलाकार के रूप में, लेखक के रूप में, डायलॉग राइटर के रूप में, गीतकार के रूप में, किस किस रूप में जुड़ना पसंद करते हैं? नहीं, मैं इस रूप में कि यह फिल्म कैसे बनी इसमें जोड़ना चाहता हूँ। जी। मैं बहुत वैसी बहुत किताबें शुक्रिया। लिखना चाहता हूँ, वैसी किताबें बार बार करने की कोशिश करता हूँ। और जो मेरे डायरेक्टर से बातचीत होती है वो जी यही कोशिश होती है। मैं जल्दी ही कल परसों में किताब ला रहा हूँ डॉक्टर द्विवेदी के ऊपर, जी जी। जिसमें एक विस्तृत बातचीत है उनसे, हाँ हाँ। लगभग 15-16 हजार शब्दों की। अच्छा। तो वो बातचीत आज से 17 साल पहले की गई। 17 साल पहले की बातचीत है? ओहो। हाँ। तो वो बातचीत ऐतिहासिक है और मैंने अभी तक उसको जाहिर नहीं किया था। अब मैं हम्म निकालने जा रहा हूँ, जहां पे उनके सपने, उनकी आकांक्षाएं, उनकी ख्वाहिशें, और हम्म उसमें ही एक सवाल का जवाब देते उन्होंने कहा था कि जब द लास्ट एम्परर मैंने देखी थी तो हम्म मेरी जिज्ञासा हुई थी और मेरी इच्छा भी हुई थी कि कभी मौका मिला तो हम्म इस तरीके का फ्रेम तैयार करूंगा जहां हम्म सैकड़ों लोग एक साथ मौजूद हो फ्रेम के अंदर। मुझे लगता है कि 18 साल पहले की वह ख्वाहिश उन्होंने इस फिल्म में आकर पूरी कर दी है। और ऐसे हम्म। फ्रेम सिर्फ संजय लीला भंसाली के यहाँ ही दिखते हैं और दूसरे डॉक्टर द्विवेदी के यहाँ दिखते हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर डायलॉग में आप उपस्थित थे। सिने माहौल के बारे में भी कुछ बातें हमारे दर्शकों को बता दीजिए। आपका ये चैनल क्या है और किस तरह की जानकारियां, किस तरह की सूचनाएं, किस तरह के वीडियो यहाँ होते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। सिनेमा हॉल बेसिकली एक यूट्यूब चैनल है और यूट्यूब पर हाजिर है ये, जहां मैं फिल्मों के रिव्यूज तो करता ही हूँ। फिल्मों के रिव्यूज करने के अलावा मैं कुछ पुराने कलाकारों से बात करूँ, जैसे जुगनू की जगमग यादें करके एक सीरीज मेरी चल रही है। जुगनू मेरे ही बिल्डिंग में रहते हैं, उन्होंने 1000 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। पिछले हम्म 60 सालों से वो फिल्मों में काम कर रहे हैं, छोटी मोटी भूमिकाएं करते रहे हैं। लेकिन उनके पास रोचक जानकारियां हैं जो मैं उनके जरिए बात करके लाता हूँ। इसके अलावा मैं फिल्मों के इतिहास पर, पुरानी फिल्मों पर, फिल्मों के ट्रेंड पर, अभी एक नई बात मैंने शुरू की है कि फिल्मों का जो चलन है, फिल्मी फंडा, हम्म। जो अभी मैंने लिखा था कि ये पब्लिसिटी फंडा है या प्रचार का फंदा है। जी। तो वो फंडा होता है कि फंदा होता है, ये दर्शक समझे। लेकिन उसको मैं खोल रहा हूँ कि क्या सब होता है इंडस्ट्री में। आपने तो अगर बताया आप किस उन तरह के कपिल शर्मा के शो में जाते हैं। और आप फिल्म की कोई बात नहीं करते हैं, जी। सिर्फ और हंसी ये भी। मजाक करते हैं, कपड़ों पर बात करते हैं, बाकी की बातें नहीं। इस फिल्म के प्रचार में भी आप देखें ना, हाँ। यहाँ तक कि पृथ्वीराज के प्रचार में या किसी और फिल्म के प्रचार में, आप एक मॉल में जाते हैं फोटो खिंचवा लेते हैं, आप जी। थिएटर में जाते हैं हाथ हिलाते हुए फोटो खींच लेते हैं, आप गंगा हम्म आरती में चले जाते हैं वहां फोटो खींच लेते हैं। होता हम्म है फिल्म के। मैं भी आज भी मानता हूं कि अगर इस फिल्म के बारे में निर्देशक को मौका दिया जाता और निर्देशक इस फिल्म के पृष्ठभूमि के बारे में शायद बताता और वो बात बड़े स्तर पर आती दर्शकों के बीच, तो दर्शकों की जिज्ञासा पहले से पूरी होती कि इस फिल्म में वे क्या देखने वाले हैं। हम्म। कई बार हम इन कैरेक्टर्स को नहीं जानते। हमने हाँ। आपने इतिहास पढ़ी है, थोड़े सजग हम खुद को मानते हैं पत्रकार रहे हैं, इसलिए हम जानते हैं कि जयचंद कौन था, मोहम्मद गोरी कौन था, और उसका जो भाई था जो शरणागत हुआ था वो कौन था, क्या हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। ये सारी चीजें हम जानते हैं तो थोड़ा बहुत आनंद ले सकते हैं। लेकिन एक आम दर्शक जो जिंदगी की जरूरतों में उलझा हुआ है,
उसको जब तक स्पून फीडिंग आप नहीं करेंगे अपने फिल्मों की कहानी, और ऐसी कहानी नहीं, पाठ्यक्रम बेमतलब में रहा है बेमकसद। ये इतिहास की किताबों में रहा है, पाठ्यक्रम में रहा है, स्कूलों में, मध्य प्रदेश में तो रहा है बिल्कुल पृथ्वीराज नहीं, हर चौहान। जगह। वो तो अक्षय कुमार जो बोल गए वो तो बहुत ही गलत बोल गए थे। जी लेकिन किताबों में रहा है, लेकिन इतने डिटेल में नहीं रहा है। इतने दृश्यात्मक तरीके से आप नहीं देखते हैं, पाठ देखते हैं वहां पे। यहाँ उसको दृश्यात्मक बना दिया गया है, तो वो सारे विजुअल इफेक्ट में आपको चीजें ज्यादा देर तक याद रहती हैं। जी उस हिसाब से किताब में पढ़ी हुई चीज भी भूल जाते हैं आप। लेकिन उसी की फिल्म, उपन्यासों के साथ भी होता है। उपन्यास में फिल्म बन गई है तो आपको ज्यादा दिनों तक याद रहती है। बिल्कुल। तो उपन्यास पढ़ने के बाद भूल जाते हैं आप। तो मुझे लगता है कि हम सिनेमा के मामले में बहुत पीछे रह गए हैं। हम्म, और ऐसी फिल्में आएंगी तब जाके हम कहीं विश्व स्तर पर मुकाबला करने लायक होंगे। नहीं तो हम आलतू फालतू फिल्में बनाकर 100 करोड़ का बिजनेस करके खुश होते रहेंगे, हम्म। और उन सारे टुटपुंजी स्टारों की डुगडुगी बजाते रहेंगे। चंद्र प्रकाश द्विवेदी आपके मित्र हैं, काफी पुराने मित्र हैं, चाणक्य के जमाने से मित्र हैं। क्या फिल्म देखने के बाद आपकी उनसे मुलाकात हुई? नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई है, बात हुई है केवल। क्योंकि जी। आज भी वो कैंपेन में निकले हुए हैं, और हाँ। शायद थिएटर विजिट कर रहे हैं अक्षय कुमार के साथ। और जब लेकिन आप मेरी उनसे पूरी। मिलेंगे हाँ। जब आप उनसे मिलेंगे तो क्या कहेंगे? फिल्म के बारे में क्या कहने वाले हैं, हमें बता दीजिए ना। मैंने संदेश तो भेज ही दिया था उनको। जी। मैंने संदेश भेज दिया था, उसमें साफ लिख दिया था कि मेरी असहमतियां हैं। जो मेरी फोन पर बात हुई वहां भी मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं हाँ जानता हूँ तुम्हारी असहमतियां, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। वो तुम अपनी जगह हाँ ठीक हो, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मुझे ये कहना है। हाँ हाँ। हाँ। और जो अब जो पहले कभी थोड़ा झेपते भी थे, और थोड़ी सी एक पर्दा गिरी रखते थे कि मैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात नहीं कर। हाँ, उनके, मैं चूंकि जानता हूं उनको करीब से, उनके व्यवहार और स्वभाव को भी जानता हूं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वे अंध हिंदू राष्ट्रवाद के प्रचारक बिल्कुल नहीं। हम्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बातें वे जरूर करते हैं। सांस्कृतिक हम्म, राष्ट्रवाद में वो भारतीय संहिता, भारतीय शास्त्र, भारत के एपिक महाकाव्य जो लिखे गए हैं उनके बारे में बातें करते हैं। उनका काम देखना और समझना हो आपको, तो दूरदर्शन और यूट्यूब पर उनका उपनिषद गंगा मौजूद है, जी जी और सुराज्य संहिता। जी। अगर आप इन दोनों प्रोग्राम को देखें तो डॉक्टर द्विवेदी का सही परिप्रेक्ष्य मिल पाएगा आपको। बाकी एक दबाव होता है जहां आपको राजनीतिक सभाओं में मौजूद रहना पड़ता है, हम्म, और नेताओं के साथ दिखना पड़ता है। जी अब ये तो उसकी आत्मकथा लिख रहा व्यक्ति ही बता पाएगा कि उन हम्म, सभाओं से और उन मुलाकातों से वह खुद कितना खुश होता है हम्म। या झेलता है। अजय जी, आपका मेरा बहुत ख्याल बहुत है। धन्यवाद, आपने व्यस्त जी। समय में से समय दिया हमारे इस कार्यक्रम अरे में। नहीं। और जी। मुझे पता है नहीं कि नहीं, आप मैं बहुत। आपको चलते चलते बता दूं कि आज मैं बुखार में हूँ, ओहो। और मेरा गला फंसा हुआ है। और मुझे डर है कि एक पार्टी से अटेंड करके आया था, कहीं मुझे कोविड ना हो गया हो। तो मैंने कोविड टेस्ट भी करवाया है, और मैंने अपनी इस रूम में आइसोलेटेड हूँ अभी। ओहो। आप स्वस्थ हों, और मुझे लगता है कि आपको सोनिया गांधी की तरह कोविड का सामना न करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, जी। शुभकामनाएं हमारी। और आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपको हम शुक्रिया समय आपका। समय पर तकलीफ देते रहेंगे। नहीं नहीं, आप बहुत बहुत। बड़े भाई की तरह हैं। मैं हमेशा कहता हूँ आप मेरे मार्गनिर्देशक हैं, बड़े भाई हैं। आपसे सीखने की जरूरत है। मैं ही बेकार आदमी हूँ कि वो आपका हिस्सा ले नहीं पाता। मैं अरे अपने साहब, फालतू कामों में फंसा रहता हूँ। कोई बात नहीं, आप लेकिन ये जल्दी देखा है कि से। जब भी फोन करता हूँ तो आप जो भी मेरे सवाल होते हैं उसके जवाब आप जरूर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मित्रों, हमारे इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत दीजिए। हमारे ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें बताइए, जरूर बताइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अजय जी का चैनल है सिनेमा हॉल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हाँ। अजय जी